आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, साउंड प्रॉपर हो तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो टुडे लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे आगे वाला पोर्शन। इससे पहले जो रिवीजन किया था वो मैकेनिक्स 1 का किया था। उसमें सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैकेनिक्स 2 वाले पोर्शन पढ़ेंगे। और आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना हो, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, तो आपको बोलना होगा। मैकेनिक्स 1 में हम लोगों ने क्या क्या बात किया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। काइनेमेटिक्स के बारे में देखा, उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स किस तरह से लिखा जाता है, और कौन से फोर्स क्या इक्वेशन बनती है, कंस्टेंट रिलेशन को भी पढ़ा था, और डब्ल्यूईपी के बारे में बताया था। डब्ल्यूईपी में कुछ और भी पॉइंट्स थे जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं किए। ये जो फॉर्मूला होता है एफ डी यू बाई डी आर, मोस्टली आपसे इसी फॉर्मूले को यूज करवाएगा, और कई बार इसका वेक्टर वर्जन भी अपने को पूछा जा सकता है, तो वेक्टर वर्जन के बारे में भी रेडी रहेंगे। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। आपके लेवल में वो केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही पूछेगा, और यू दिया गया तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, एंड यू नो हाउ टू हैंडल द पार्शियल डेरिवेटिव्स। निकाल करके हम बता सकते हैं कि कितना नेट फोर्स लग रहा होगा। इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स हम लोगों ने बात किया था कि इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है या वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, उसको कैसे लगाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लेट्स से एक स्टेटमेंट ये दिया है अपने को, और एक स्टेटमेंट में उसने ऐसा बोला है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, और आपसे पूछता है कि अगर ये दो स्टेटमेंट आपको गिवन है तो इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या फिर ऐसा बोल लो कि कौन सा हमेशा ट्रू है और कौन सा कंडीशनल है। तो क्या हम बता पाएंगे कि वेदर बोथ आर ऑलवेज ट्रू और बोथ आर नेवर ट्रू, और सम हैज अ कंडीशन, सम डज नॉट हैव एनी कंडीशन। तो यस, सो फर्स्ट वाला जो है ये डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की यही डेफिनेशन होती है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सेकंड हैज अ कंडीशन, एंड कैन यू स्टेट की क्या कंडीशन होती है इसके लिए। ये तभी ट्रू होगा जब पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज ना हो, दैट मीन्स if there is no change in the kinetic energy of the system। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि सेकेंड भी ट्रू होता है। सो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम हम लोग इसको यूज करते रहते हैं, बट अगर स्टेटमेंट आएगा तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, इट इज कंडीशनल। गुड। तो ये वर्क एनर्जी पावर के बारे में था। सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता देता हूँ। सर्कुलर मोशन में मोशन सर्कल पर होता है, लास्ट क्लास में भी बात किया होगा। और एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये रेफरेंस लाइन होती है वाई एक्सिस। कोई भी पार्टिकल अगर आपका यहाँ पे जा रहा है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और इसको थीटा बोलते हैं। एंगुलर पैरामीटर्स थीटा, ओमेगा, अल्फा के बारे में लोग बात कर चुके हैं। इनमें आपस में रिलेशन अगर इसकी काइनेमेटिक्स आप कभी यूज करोगे तो ये यूज कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हो।
So, इसको यूज करके इसकी काइनेमेटिक्स डन हो जाती है। लेकिन ये जो काइनेमेटिक्स है वो एंगुलर पैरामीटर्स में, कई बार अपने को लीनियर पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, तो वेक्टर्स वगैरह लगता है। तो ये जो डायरेक्शन होती है इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं। ऑफ कोर्स यू नो, स्टिल आई एम राइटिंग। अपने को क्या याद रखना कि जो आर कैप है ना, वो आई कैप जे कैप से कैसे रिलेटेड है, थीटा कैप आई कैप जे कैप से कैसे रिलेटेड है। इन टू से आपको याद होगा ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप होता है। आर कैप रिकॉल करना काफी आसान है, लेकिन थीटा कैप को याद रख सकते हो। इसको आएगा ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, बेसिकली इसके डेरिवेशन से आता है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल। तो आर कैप का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और थीटा कैप का रेट ऑफ चेंज होता है वो नेगेटिव आर कैप की डायरेक्शन में होता है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वो आपके नोट्स बुक में रहा होगा, फिर भी एक बार मैंने लिखा। अच्छा, यहाँ पर जो आर वेक्टर होता है, अगर हम लीनियर पैरामीटर के टर्म में बात करें तो आर कैप लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या लिखेंगे, v, जो कि आर ओमेगा के बराबर होता है, थीटा कैप। और एक्सेलरेशन अगर अपने को लिखना होगा तो एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक रेडियल जिसको नॉर्मल या टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल सकते हैं, एंड दैट इज v स्क्वायर बाई आर इन माइनस आर कैप डायरेक्शन प्लस आर अल्फा इन थीटा कैप डायरेक्शन। सो अगर आप इतना याद रखते हो काइनेमेटिक्स, तो ये लीनियर पैरामीटर्स के टर्म में, ये एंगुलर पैरामीटर्स के टर्म में, और थीटा आई कैप में आपस में क्या रिलेशन है वो भी अपने को पता रहेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हम बता सकते हैं। कई बार क्या करता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, v और r और ओमेगा का रिलेशन, वो आपसे पूछेगा। अगर वो सर्कुलर पे नहीं चल रहा है, किसी और पे चल रहा है, तो मैंने आपको बताया होगा कि v की वैल्यू ओमेगा क्रॉस r होती है। तो अगर ओमेगा एज ए वेक्टर अपने को पता है, r एज ए वेक्टर पता है, ओमेगा क्रॉस करके हम वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हैं ड्यू टू रोटेशन। यहाँ से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके बाद इसका जो डायनेमिक वर्जन आता है, तो सेंटीपिटल, इसके साथ मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगा और ये टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा। उसमें कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों ने लर्न किए होंगे, जैसे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अगर हम वर्टिकल प्लेन पर होते हैं, कुछ रिजल्ट्स मैं क्विकली रिकॉल करा देता हूँ। लेट्स आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक v वेलोसिटी से आप अगर इसको थ्रो करते हैं, v नॉट से ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, किसी थीटा पर आप इसको स्टडी कर दो। पहले थीटा पर ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा, इस थीटा पर टेंशन कितना होता है, इसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए, और ये आएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, या फिर l जो भी दिया गया होगा। वेलोसिटी उसी पॉइंट की आती है जिस पॉइंट पर लोग टेंशन निकाल रहे होते हैं। सिंपल से पॉइंट, टेंशन मैक्सिमम कब होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर इसको हमने स्पीड से थ्रो किया, तो अगर स्ट्रिंग ब्रेक करेगी तो कौन से पॉइंट पे ब्रेक करेगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पर टी इधर mv स्क्वायर बाई r प्लस mg उसको बैलेंस कर रहा होगा। एक तो ये रिजल्ट रहता है, और दूसरा अपने को वेलोसिटी निकालना होता है किसी भी हाइट पर, तो v स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस g l 1 माइनस cos थीटा। So using these two relations we can talk about कि किसी पॉइंट पे क्या चल रहा है। जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैग करेगी वहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वहां पर टेंशन जीरो होता है। तो टेंशन पहले जीरो होगा, वेलोसिटी बाद में जीरो होगी, ऐसा बोल सकते हैं। और मैक्सिमम पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू लीस्ट होती है। फिर बाकी वो सारे रिजल्ट की कंप्लीट सर्कल करने के लिए वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर वी नॉट की वैल्यू √2 GL से छोटी आती है, सो सिंपल पेंडुलम करता है ये। अगर आपको वी नॉट की वैल्यू इन केस ये वी नॉट की वैल्यू √5 GL से ज्यादा आती है, तो फिर ये कंप्लीट सर्कल करता है, वर्टिकल सर्कल। और इसके बीच में जब रहती है तो फिर वो सर्कल से फिर पैराबोलिक पाथ पे चला जाता है। फिर आपने ये भी केस किया था, अगर इसको रॉड से, मासलेस रॉड से रिप्लेस कर देते तो √4 GL आ जाती है। आगे चल करके ये मास वाला रॉड लगा सकते हैं, तो मास वाला रॉड लगाएगा
तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने होंगे, यानी कि हम लोग टेंशन वाला यूज करेंगे, वेलोसिटी वाला यूज करेंगे और डायरेक्टली वेलोसिटी ना यूज करके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, जिसमें रॉड के रोटेशनल वेलोसिटी को भी यूज करेंगे। सो रोटेशन से लिंक हो सकता है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, अगर ये वर्टिकल ना होकर किसी प्लेन पर हो गया तो फिर आप जी का कंपोनेंट लेकर के सॉल्व कर सकते हो। टॉप मोस्ट पॉइंट सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसका भी ख्याल रखते हैं। एक और एप्लीकेशन पढ़ा था, टर्निंग ऑफ रोड्स, तो भी रिकॉल करा देते हैं। एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो कुछ ऐसा बोला होगा कि अगर एक स्ट्रेट रोड जा रहा होता है और फ्लैट सरफेस पर जाने के बाद ये टर्न फ्लैट सरफेस पे ही टर्न ले रहा होता है, तो ये v वेलोसिटी से जाएगा लिस्ट से, इसका एक रेडियस होगा, तो मैक्सिमम सेफ टू अंडर रूट म्यू जी आर। ओके, अभी वापस आ गया होगा। नहीं, इसमें स्लाइड से चेंज कर सकता है। लेट्स ऐसा बोलेगा कि ये जो सरफेस, ये जो ट्रैक है किसी इक्वेशन से दिया गया है, मे बी लाइक y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। उसके लिए एक पॉइंट बता देते हैं, आई डोंट नो पहले बताया नहीं, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व, लेट्स से अपने को कर्व दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अपने को पता करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो उसके अलग अलग पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आता है दिस r इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर इंटायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx2। जनरली हम लोग d2y अपॉन dx2 में मॉड लगा देते हैं, क्योंकि रेडियस है पॉजिटिव आएगी, ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो रूट्स के बाहर आ रहा है, फर्स्ट तो नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, और वैसे भी आप कोई पीडीएफ मिल सकता है। नोट्स में है सर ये। नोट्स में दिया है तो बहुत अच्छी बात है। वो ऐसा कर सकता है कि वो आपको सर्कल ना बोल करके बोलेगा कि एक पाथ है जिसमें लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और समथिंग लाइक दैट, और बोलेगा कि बताइए किस पॉइंट पे ये स्लिप करेगा जा करके, तो उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर्कल बोलेगा तो फिर सर्कल में रेडियस बराबर रहती है हर एक पॉइंट की, तो कोई इशू नहीं रहेगा। सो एक तो ये पॉइंट हो जाता है। फिर इसके बाद में अपने को बेंडिंग सीखना होता है, बेंडिंग या फिर बैंकिंग बोला होगा, बैंकिंग ऑफ रोड। जब आप रोड को बैंक करा रहे होते हो, सो इट्स लाइक कि ये आपको हॉरिजॉन्टल है, एक साइड को लिफ्ट करा दोगे और आपका ये रोड हो जाएगा ए और बी। सिमिलर टाइप का फिगर उसी समय भी बनाया होगा जब आपको बताया था। ये आपका व्हीकल है जो कि इनसाइड जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से, या फिर आउटसाइड आ रहा होगा किसी वेलोसिटी से। एफबीडीज वगैरह बनाते हैं फ्रिक्शन के बारे में। आपसे ऐसा पूछेगा इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा। लेट्स से ऊपर इज वन ऑप्शन, नीचे इज टू ऑप्शन, तो इन विच डायरेक्शन द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट। अगर ये इंक्लाइंड और बैंक रोड पे चल रहा है, थीटा बैंकिंग का एंगल है, तो आप बोलोगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेसिकली डिपेंड करेगी कि आप वेलोसिटी कितना लेके जा रहे हो। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ज्यादा की तरफ ले जाओगे, तो फिर ये बाहर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन बैक साइड आएगा। वेलोसिटी एक लिमिट से कम करोगे तो फिर ये डाउन साइड स्लाइड करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन अप साइड आएगा। तो स्लाइडिंग टेंडेंसी देख करके हम बता सकते हैं। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज v min एंड v max। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आप डायरेक्टली अपना आंसर दे दोगे। ये कुछ ऐसा आया होगा जी आर और एक ब्रैकेट लगा होगा, मेन है तो टेन थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू टेन थीटा रहा होगा, और इसी का काउंटर वर्जन मैक्स रहा होगा।
tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। हाँ, ये जनरल रिजल्ट है। अगर आपको ये याद रहता है तो फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम दैट सेफ्टी का रेंज क्या है वो आप बता सकते हो। अगर इसमें से एक और केस था जिसमें हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं तो म्यू को 0 डाल देंगे। जैसे म्यू को 0 डालेंगे देन यू विल फाइंड कि इसका आंसर आ जाएगा √GR tan थीटा। ये बैंकिंग ऑफ रूट भी आप इसी से डील कर सकते हो। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। और इससे पहले जो बोला ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। काइनेमेटिक्स तो आप रिलेट कर पाते हो। अगर अपने को या तो समझ में आता है, कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो मैकेनिक्स 2 पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ। सेकेंड इसके चैप्टर्स में बेसिकली 2 मेन चैप्टर्स रहेंगे। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रहेगा। हो सकता है कि आपके लेक्चर में कोई और नाम दिया हो, जैसे ऐसा कुछ नाम दिया होगा जिसमें सेंटर ऑफ मास इंक्लूडेड होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इंक्लूडेड होगा और इम्पल्स रहा होगा, कोलिशन रहा होगा। तो अलग अलग नाम से इसको बुलाया जा सकता है। तो हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, इम्पल्स और कोलिशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एंड द सेकंड मेजर पोर्शन इज रोटेशन और रोटेशनल मैकेनिक्स। ये जो पार्ट है मैकेनिक्स 2 का, ये अगर अपने को सही से समझता है तो फिर पेपर में क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो जाए हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो टफनेस है वो इन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड करके वो बनाता है। या तो मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा, या इम्पल्स का रोल आएगा, या कोलाइड का रोल आएगा, या फिर रोटेशन जैसे एस्पेक्ट्स को डालेगा। सो 1 बाय 1 इनके बारे में लोग सीख लेते हैं, इनफैक्ट रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप ये मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे एंट्रेंस का, तो आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट मिलने वाला है। जेई की बात करें या नीट की बात करें तो दोनों केसेस में आप पाओगे कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन शॉर्ट आपको मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास अपने को याद रखना है। कैसे ड्राइव किया गया था, डेरिवेशंस आप 1 मिनट के 1-2 बार रिवाइज करके, आप चाहो तो उसको ना रिवाइज करना, लेकिन उसके फॉर्मूले जो है सेंटर ऑफ मास के आपको याद रखना चाहिए। मेजर फॉर्मूला ये है, सेंटर ऑफ मास को हम लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं, कभी निकालने का बात आए। RCM, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, this is written as integration RDM divided by integration DM for continuous mass distribution, and the same is written for discrete mass distribution like MI RI divided by summation of MI। और उसके बेसिस हम लोगों ने कई सारे सेंटर ऑफ मास को रिवाइज कराया था या डेरिवेशन किया था। सो अब जानते हो फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें। पहला जो निकाला होगा वो रिंग के लिए निकाला होगा। अच्छा, कोई आपसे ऐसा स्टेटमेंट देता है कि अपने पास एक रिंग है और आपसे बोलता है कि रिंग का सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर, CM is at center, whether this statement is always true। किसी भी रिंग का सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर होता है, whether this statement is always true, अपने को yes और no में आंसर देना होगा। Sir, only if it is uniform ring. गुड। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो आप बोलोगे कि नो, दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। इट विल बी ट्रू ओनली इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए आपको बताया गया कि डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। और डेंसिटी इसमें बताया गया, डेंसिटी लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। गुड। सो सपोज कर लीजिए हाफ है, इसका सेंटर ऑफ मास अपने को याद रखना है। इसका सेंटर ऑफ मास आप सिमेट्रिकल एक्सिस पर जाते हो, हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पर मिलेगा। और यहाँ से अगर इसकी रेडियस r दी गई है तो ये 2r/π के बराबर होता है। सेम ये रिंग।
दैट्स कॉल्ड सेमी रिंग, यूनिफॉर्म ऑफ कोर्स। अगर ये किसी कोई छोटा सा पोर्शन है रिंग का थीटा एंगल का, सो अगर हम लोग थीटा को जानेंगे तो ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला रहता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ये थीटा है, कैन वी से कि इसका सेंटर ऑफ मास इस सिमेट्रिकल लाइन पर लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। कहाँ पर लाई कर रहा होगा, समवेयर हियर। सो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये एक फॉर्मूला होता है, कुछ ऐसा बताया गया होगा कि r sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। कोई भी पोर्शन देगा, सिमेट्रिकल लाइन पता करेंगे, आर उसके आर का टोटल एंगल पता करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, जो भी आंसर आएगा अपने को पता है। डिस्क का भी आपको पता होता है, सेमी डिस्क का, और सेमी डिस्क का अपने को याद रहता है 4r by 3 pi on the symmetrical line. You can check your notes. इसके बाद अपने को याद रखना है हेमिस्फेरिकल का, हेमिस्फीयर का। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में वो डायरेक्टली पूछता है कि ये हेमिस्फेरिकल शेल है, उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ। तो यू से कि इट्स r/2 सिमेट्रिकल लाइन पर सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8 ऐसा बोला होगा। कोन्स के बारे में बताया होगा, hollow and solid। प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन को कई बार उसने पूछा है। सो कुछ ऐसा बोला होगा कि h/3 h/4। ये h/3 का मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वेयर, वर्टेक्स और बेस सेंटर। बेस सेंटर, बेस सेंटर से रहता है, तो अपने को लैंग्वेज पढ़नी है कि वो बेस सेंटर से पूछ रहा है या वर्टेक्स से पूछ रहा है। उसने जो एग्जाम में पूछा था वो बेस सेंटर से ना पूछ करके वर्टेक्स से पूछा था, तो फिर उसको हम h में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फ्रॉम बेस सेंटर। सो मोस्टली ये अपने स्टैंडर्ड है जो अपने को याद रखना होता है, और फेयर चांसेस है कि इन्हीं में से कोई पूछ लेगा एक, श्योर शॉट अपने को आंसर मिल जाएगा। कई बार क्या करता है कि बहुत सारी बॉडीज देगा तो सेंटर ऑफ मास निकालना वो भी अपने को आता है। अगर अपने पास एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, ये अपने को पता है, तो हम बता सकते हैं कि फाइनल सेंटर ऑफ मास कितना आने वाला है। लेट्स कॉल कि इसका x1 y1 है और z1 भी हो सकता है, x2 y2 है। तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट x here, like simply m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। सो पॉइंट है इसकी सेंटर ऑफ मास का कलेक्टर सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकता है, एंड वी नो कि ये इसकी जो वैल्यू है, इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, फाइनल सेंटर ऑफ मास। जिस तरह से x लेगा उसी तरह से y लिख सकते हैं। फिर रिमूवल ऑफ मास, थोड़ा सा पेपर अगर टफ करता है तो फिर वो रिमूवल ऑफ मास देता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल पेपर आएगा तो इनमें से कोई एक स्टैंडर्ड पूछ लेगा, टफ बनाना चाहेगा तो एक बॉडी बनाएगा, उससे कुछ मास को अलग कर लेगा, फिर पूछेगा कि बताइए क्या चल रहा है। सो उसके लिए भी अपने हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है। सपोज के लिए हम लोग एक्सियम निकालते हैं, तो ओरिजिनल मास, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, रिमूव्ड मास, रिमूव्ड सेंटर ऑफ मास का लोकेशन डिवाइड बाई m माइनस m डैश। सिमिलरली YCM, सिमिलरली ZCM निकाल सकते हैं। इसमें जो नोटेशंस है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये फाइनल सेंटर ऑफ मास है x कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिनल विदाउट रिमूवल था, ये रिमूव्ड वाले पोर्शन का मास और उसकी लोकेशन है। तो जिस तरह से यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, दो मासेस होने पर मास निकलने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपने को पता भी चल जाएगा कि आप इसको यूज कर पाते हो। फिर ये सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन ओवर हो जाएगा। हेड्स आपको ऐसा बोलता है कि आपके पास एक स्फीयर है, ये उसमें से एक छोटा सा स्फीयर आपने निकाल दिया है, मे बी फ्रॉम हियर, जो कि उसको टच करते हुए जाएगा, और ये रेफरेंस लाइन है या फिर एक्स एक्सिस ऐसा बोल सकते हो, इधर कहीं वाई एक्सिस है।
और ये इसका ओरिजिनल सेंटर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास टोटल m था और रेडियस r है। ये जो पोर्शन आपने रिमूव किया वो भी स्फेरिकल है और इसकी ये जो टोटल डिस्टेंस है लेट से यहाँ तक की वो r/2 है। क्वेश्चन है फाइंड लोकेशन ऑफ center of mass if small sphere is removed from a large sphere। एक मिनट टाइम मिलता है, आप निकाल के बताइए। थ्री r/28 आप बता रहे हो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये तो हम बता सकते हैं किधर शिफ्ट करेगा, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा और कितने अमाउंट से जाएगा वो आपको ऑप्शन में देगा, अपने को राइट ऑप्शन पकड़ लेगा। सो ये रिमूवल का है, तो आपको ये जो फॉर्मूला है इसी को अप्लाई कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन का ख्याल रखेंगे, अपने को आंसर मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। आप बोलोगे एक्सियम फाइनल लोकेशन इज गोइंग टू बी इनिशियल मास, इनिशियल सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो कि ओरिजिन रहा होगा। फाइनल लेट्स ये रिमूव्ड वाला पोर्शन m डेस मास का है, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेशन, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट लगेगा अपने को, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग पता कर सकते हैं। इसकी रेडियस r/4 होगी और टोटल r था, r में से r/4 कम हो जाएगा तो फिर 3r/4 बचेगा, 0। उस पॉइंट को अगर हम लोग यूज करना चाहें तो लोकेशन इज गोइंग टू बी 3r/4 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मास माइनस रिमूव्ड मास। फिर इसके बाद में आप पाओगे कि ये आ जाएगा -3r/4 और ये तो 0 ही हो गया। m डैश से लेट से डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा m डिवाइड बाई m प्राइम -1। फिर आपको पता है कि अगर हमको m और m प्राइम का रेशियो पता चल जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पर m अपॉन m प्राइम को पता कर लेते हैं। सिंस ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी लगा होगा, तो हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³। ये इसका टोटल मास रहा होगा। जो रिमूव्ड हुआ है उसका भी डेंसिटी वही रहा होगा, सो ये डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r, उसका जो रेडियस है वो r/4 दिख रहा है, उसका क्यूब हो जाएगा। बेसिकली ये 4⁻³ नजर आ रहा है, 64 आ रहा है। अगर अपने को 64 नजर आता है तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको हम लोग -3r/4 डिवाइड बाई 64 -1, 63 हो जाएगा। तो -3r डिवाइड बाई 63 इंटू 4 which turn out to be -r डिवाइड बाई ये 21 बनेगा 48। माइनस ये बता रहा होगा कि ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के इधर शिफ्ट हुआ होगा और r/84 अमाउंट से शिफ्ट कर गया होगा। r का जहाँ पर r उसकी रेडियस है। आंसर हो जाएगा सर वो 48 आएगा ना? 48 आएगा क्या? मैंने चेक कर लीजिए, ये 3 से कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 21 इंटू 4, सो 4 लाइक 1 and 8 84 ही आएगा।
एनीवे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, वहाँ पे पेशेंटली करना है, केयरफुली करना है, क्योंकि आप जो गलती करके आंसर निकालोगे मोस्ट लाइकली वो भी दिया होगा। और इसमें गलती करने के क्या चांस हो सकते हैं? एक तो ये चांस हो सकता है कि आप वॉल्यूम ना लेकर के एरिया आर स्क्वायर टाइप का कर दो, उससे एक आंसर आएगा, आपको वो भी ऑप्शन दे सकता है। और भी जो पॉसिबल चांसेस होंगे उसके बारे में तो क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हमने सही किया। सो रिमूवल ऑफ मास हम लगा करके उसके क्वेश्चन डील कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फिर से मैं बोल देता हूँ, सेंटर ऑफ मास पर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर रहता है एवरी ईयर हर पेपर में, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एक बार सेंटर ऑफ मास हो गया तो फिर इसमें से भी इक्वेशन बन जाता है। अगर वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से दो क्वेश्चन देना चाहेगा तो एक सेंटर ऑफ मास का, एक इसमें कंबाइंड, इसलिए सेंटर ऑफ मास को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपने कर लिया। नाउ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इंपल्स, व्हाट दे आर। impulse and momentum, impulse and momentum इसको कैसे समझते हैं? आप पहले एक सिस्टम पकड़ते हो, उसमें से सिंगल ब्लॉक हो सकता है, मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, बहुत सारी बॉडीज हो सकती हैं, जो भी है, उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स देखते हो, एफ एक्सटर्नल नेट, उसके बाद डिसाइड करते हो। अगर आपको एफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 मिलता है, इसका मतलब है कि उस सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। अगर ये टोटल फोर्स 0 है, इसको तो सभी डायरेक्शन में कंजर्व है। अगर x कंपोनेंट 0 है, इसको तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है, सिमिलरली y डायरेक्शन का और z डायरेक्शन का। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मींस व्हाट? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जब कभी आप ये इक्वेशन लगाओ तो आप उसकी डायरेक्शन का स्पेशल ख्याल रखेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। एक तो ये रूल रहता है। दूसरा रूल ये रहेगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अपना नॉन जीरो आया तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग लिखेंगे कि जे बनेगा इम्पल्स, उसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन द फोर्स दैट वाज एक्सटर्नली एक्टिंग इनटू dt, और इसका मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसी को हम लोग इम्पल्स इक्वेशन कहते हैं। सो इम्पल्स इक्वेशन इज बेसिकली टेल्स अस कि मोमेंटम चेंज जो होता है वो जर्क या इम्पल्स के बराबर होता है, उसको इंटीग्रेशन एफ dt भी बोलते हैं। कई बार इसको ग्राफ के फॉर्म में भी दे सकते हैं, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। जब कोई फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ देगा तो ये सडनली इंपल्सिव फोर्स होगा, सडनली राइज करेगा ऐसा। एंड यू नो कि अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, तो यही बन जाएगा, तो इंपल्स आता है, एरिया गिव्स अस इंपल्स। तो इंपल्स निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जिसमें ग्राफ दे करके, या फिर फोर्स और टाइम दे करके, या फिर मोमेंटम इनिशियली और फाइनली दे करके। कई बार आपसे बोलेगा एवरेज इंपल्स निकालिए, जैसे उसने एवरेज वर्ड यूज किया तो फोर्स को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, बाहर निकाल लेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मोमेंटम इंपल्स के लिए ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है और ये इंपल्स इक्वेशन है। कब कहाँ कैसे लगाना है वो सिस्टम डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब उस पर अप्लाई कीजिए। कई सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं या फिर इंपल्स इक्वेशन लगाते हैं। और भी कई तरह केस होते हैं। लेट्स से एग्जांपल पिक करते हैं कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इस पर इनफैक्ट दो ब्लॉक्स हैं। ये m1 मास का है, लेट्स से m1 की वैल्यू 4 kg दी गई है। ये m2 है, इसकी वैल्यू 6 kg दी गई है। लेट्स इसको आपने एक वेलोसिटी दे रखी है, मे बी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका k अपने को पता है, लेट्स से 50 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग का, और स्मूथ सरफेस पे रखा गया। लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकता है, फाइंड velocity of m1 when spring has maximum compression। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा उस समय
इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। इनिशियली m2 रेस पर था और आपने वेलोसिटी m1 को दी है, तो पहले स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर m1 किस वेलोसिटी से चल रहा होगा ये अपने को पता करना है। 30 सेकेंड्स मिलते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। साथ में ये सब बोलेगा कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिससे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो m1 m2 वो सिस्टम लोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ओके, आपने इक्वेशन बनाने का ट्राई तो किया होगा एटलीस्ट। सो लेट्स से कि वो सिचुएशन बनाते हैं जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। आपको एक पॉइंट बताया गया कि जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होती है, मैक्सिमम एलोंगेट हो रही होती है, एक्सट्रीमम कंडीशन पर दोनों की वेलोसिटीज बराबर होती है, तो उस मोमेंट पर आप पाओगे कि m1 और m2 both will move with the same velocity. And then furthermore you can write कि since we have identified कि external force 0 है, किसमें? Since external force is 0 in system consisting of m1 and m2, अगर आप m1 m2 को एक साथ देखोगे स्प्रिंग का फोर्स इक्वलेंट अपोजिट आ जाएगा, फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो एक्सटर्नली फोर्स कोई नहीं लग रहा है, इसलिए आप चाहोगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। That will allow us to use linear momentum conservation. Now you see, force 0 momentum conservation कर सकते हैं, force नहीं 0 होता तो फिर ये करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन बोलेगा कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब किसको फाइनल बोलना है, किसको इनिशियल बोलना है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर ये फाइनल सिचुएशन हमारे लिए और ये इनिशियल सिचुएशन है। अगर ये फाइनल सिचुएशन है तो फाइनल सिचुएशन का मोमेंटम आएगा m1v फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव, m2v पॉजिटिव। इनिशियली के लिए आप लिखोगे m1 इंटू 2, m2 0 हो जाएगा, m2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट पे था। ना आप सारी वैल्यूज को रख सकते हो, यहाँ पे जब वैल्यूज रखोगे तो ये 4v बनेगा, ये 6v बनेगा और ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो v की वैल्यू अपने को पता चलेगी 8/10 आ गई, दैट मीन्स 0.8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, ये बता सकते हैं। उस समय दूसरा वाला पार्टिकल किस स्पीड से चल रहा होगा वो भी बताया जा सकता है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी सेम आएगी क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन है, दोनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच मैक्सिमम कंप्रेशन इज, तो उसके लिए आप एक इक्वेशन और लिख सकते हो, कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ का एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ का एनर्जी, ये रिलैक्स रहा होगा तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं रहा होगा, यहाँ पर कंप्रेस हो गया होगा तो स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वहां से हम लोग सॉल्व करके एक्स भी बता सकते हैं। इसके और भी एप्लीकेशन होते हैं कोलिजन में। कोलिजन हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब दो बॉडीज आपस में मीट करते हैं कम समय के लिए और स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। सो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ये इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट में भी इधर आ रहा है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। लेट्स से ये u1 है, u2 है, m1 है, m2 है, ये भी m1 है, ये m2 है, वेलोसिटीज फाइनली v1 v2 हो जाएंगे। सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन लगते हैं, तो ये दो अननोन्स हैं, इक्वेशन कौन कौन सी आएगी, तो बोलोगे कि m1 और m2 को अपना सिस्टम मान लेते हैं, जो भी फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट आएगा एक दूसरे पे, तो एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हो।
तो ये बनेगा अपने लिए m1 u1 माइनस m2 u2 y माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैंने इधर दिखाई है, मस्ट बी इक्वल टू फाइनली m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव टर्म्स है। नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए एक टर्म होता है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल या फिर कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सेपरेशन वेलोसिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आएगा v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1 आएगा, न कि v1 माइनस v2, डिवाइड बाय u1 प्लस u2। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। आपको e के बारे में बताएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कर देंगे। आपको ये भी पता होता है e की वैल्यू 1 होने का मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन, e की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। अदरवाइज आपका जो e होता है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। सो इसके बेसिस पर हम लोग कोलिजन्स के टाइप बता देते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। और दूसरा भी टाइप आप लोगों ने देखा था कि हेड ऑन कोलिजन होता है, ऑब्लिक कोलिजन होता है। क्या बता सकते हैं ये जो कोलिजन है वो कैसा है, हेड ऑन है या फिर ऑब्लिक है? हेड ऑन। Head on. सो उसके लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, अगर वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग रहेगी तो फिर वो हेड ऑन होता है। हाउ टू गेट द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, उनको टच करता हुआ बनाएंगे और ये कॉमन टेंजेंट होगी, उसके परपेंडिकुलर को कॉमन नॉर्मल बोलेंगे, वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी। सो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द कॉमन नॉर्मल, सो हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन वगैरह भी हम लोगों ने सीखा था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेट्स से कि एक पार्टिकल है, उसको आपने u और थीटा से थ्रो किया हुआ है, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? तो आप बोलोगे पैराबोला पाथ फॉलो करके हिट करेगा, हिट करने के बाद फिर ऐसे हिट करेगा, फिर ऐसे हिट करेगा, फिर ऐसे हिट करेगा और करता चला जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ए पॉइंट से थ्रो किया गया है तो कहाँ तक जाने वाला है, टोटल डिस्टेंस कितनी आने वाली है, या फिर कितने टोटल टाइम तक ये हवा चलने वाला है, वो बताइए। सो यहाँ पर भी आप ये जानते हो कि फ्रॉम हेयर टू हेयर इट्स अ रेंज, सॉरी, सो दिस इज जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो कोलिजन, और अगर ये वेलोसिटी पता चल गया, फिर से काइनेमेटिक्स, फिर से कोलिजन, काइनेमेटिक्स, कोलिजन, और कंबाइन होता हुआ चला जाता है। अगर ऐसा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है तो आपको पता चला होगा कि ये जो डिस्टेंस आती है वो e इंटू आर आती है, और ये जो डिस्टेंस आती है वो e स्क्वायर आर आती है, और इस तरह से चलता रहता है। आई डोंट नो हम लोगों ने ऐसा सॉल्व किया है नहीं किया, तो उसको याद रख सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। अच्छा, ये कौन सा कोलिजन है, हेड ऑन है या फिर ऑब्लिक है, बता पाएंगे? ऑब्लिक है। ये ऑब्लिक है। कैसे ऑब्लिक समझ में आया? क्योंकि जब आप वॉल इस तरह से बनाओगे, ये इस तरह से हिट करेगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनेगी, जबकि वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, इसलिए इसको ऑब्लिक कोलिजन कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। तो टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो हम बोलेंगे आर, आर फॉर रेंज, प्लस ई आर प्लस ई स्क्वायर आर प्लस ई क्यूब आर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स तक जाओगे तो फिर यू नो कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट जीपी है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो ई है, ई की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसका सम आता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस ई। तो अपना आंसर ये बन जाएगा, और उसका रिजल्ट भी याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताइए तो ये आ जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, या फिर टोटल टाइम को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल टाइम, नाउ फर्स्ट का टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड का टाइम आएगा ई टी, इसका आएगा ई स्क्वायर टी, इसका आएगा ई क्यूब टी एंड सो ऑन। ये जो ई करके मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम सभी में लगा सकते हैं, वो रेंज और इस पर आता है कैलकुलेशन के बाद, इसलिए आप चाहो तो इनको, इन दोनों को याद रख सकते हो। तो लेट्स से टोटल टाइम हमारा टी है,
तो ये बनेगा t प्लस et प्लस et स्क्वायर t एंड सो ऑन। इसका समेशन बनेगा फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। अगर ऐसा पहले नहीं कराया तब याद रख सकते हो। जहाँ पर r क्या होगा, r अपना यूजुअल है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और t क्या है, यूजुअल स्टोरी है 2u साइन थीटा अपॉन g। ना अगर अपने समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है तो एक लाइन में मैं उसको बता भी सकता हूँ कि जब ये कोलाइड करने आ रहा होगा तो इसके पास ये वेलोसिटी u रही होगी, तो कोलाइड करने के बाद जब जा रहा होगा उसके पास ये क्या वेलोसिटी है वही अपने को पता करना है। देन यू विल रियलाइज कि हम जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करती रहती है। कोलिजन के बाद ये हॉरिजॉन्टल वही रहेगी लेकिन वर्टिकल बदल जाएगी, क्योंकि जो इम्पैक्ट लगा होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यू विल फाइंड कि ये u cos थीटा थी तो ये u cos थीटा ही रहेगी ना। ये रहा होगा u sin थीटा, ये कैसे पता चला, क्योंकि इसका वर्टिकल u sin थीटा होता है, गिरने के टाइम पर भी वही आएगा। ये हमारे लिए कोई v हो जाएगी अननोन vy। अगर अपने को ये समझ में आता है तो अपना काम हो गया। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखते हैं, तो ये वर्टिकल सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय अप्रोच वेलोसिटी के नाम से आएगा। सो आप देखोगे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना वो e से मल्टीप्लाई हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेट्स मल्टीप्लाइड बाय e। और आप जानते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जाता है। इसका मतलब अगला जो टाइम आएगा उसमें e मल्टीप्लाई होकर के आएगा, क्योंकि vy हमारा मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली जो रेंज आता है उसको हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बाय g। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज था, वर्टिकल कंपोनेंट e से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए रेंज भी e से मल्टीप्लाई होकर के आती है। फिर वो e स्क्वायर e क्यूब e के ऑर्डर पे चली जाती है, फिर वो इनफाइनाइट जीपी बनती है, उसका आंसर आ जाता है। देयर आर फेयर चांसेस कि वो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछे और पूछे टोटल डिस्टेंस बताइए और ये ऑप्शन दिया जाएगा, उसको मार्क कर सकते हो। इसमें और कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो फिर और भी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि वो आपके लेवल पे पूछेगा नहीं। अगर डिस्टेंस ये वाला एक्चुअल पाथ डिस्टेंस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल पाथ डिस्टेंस में बता रहा हूँ, ये टोटल डिस्टेंस का मतलब है टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको उससे कंफ्यूज नहीं होना कि एक्चुअल पाथ लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत टफ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कितना लेंथ है ये हम बता सकते हैं। तो दैट्स अ हॉरिजॉन्टल टोटल डिस्टेंस। ऑब्लिक कोलिजन के बारे में स्टोरी हो गया, और ऑब्लिक कोलिजन के और भी एग्जांपल हम लोगों ने किए होंगे। एक पर्टिकुलर ये एग्जांपल है जो कि हम लोग ने सॉल्व किया होगा और उसके रिजल्ट्स याद रख सकते हो, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है मे बी लाइक दिस, स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद कुछ ऐसा चला जाता है, अभी जो हम लोगों ने बात की थी एग्जैक्टली वही। इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता होगा, हिट करने के बाद ऐसा जा रहा होगा, ये भी पता करना पड़ेगा, ये एंगल देगा लेट से थीटा, ये एंगल देगा, ये अपने को पता करना पड़ेगा बीटा। और अगर आप याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके रिजल्ट्स लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट इधर है, किस पर, बॉल पे लगाएंगे। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो 10 बीटा की वैल्यू ई tan अल्फा आती है, ये थीटा आता है, और v की जो वैल्यू आती है u अंडर रूट ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आती है ना। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस ऑर्डर में तब होते हैं जब हम लोग सरफेस से थीटा मेजर कर रहे होंगे। एग्जाम के टाइम पे आपको ख्याल रखना, हो सकता है वो इसको थीटा बोले इसको बीटा बोले, तो फिर 90 माइनस से रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी ऑब्लिक कोलिशन का, बेसिकली ये जो हम लोगों ने पढ़ा इस वाले का उसी का हाईलाइट वर्जन है। और इसमें आपने देखा था जब e की वैल्यू 1 हो जाती है तो थीटा और बीटा बराबर हो जाते हैं। एक बार उसने पूछा कि थीटा और बीटा कब बराबर होंगे, तो आप बोलोगे जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, थीटा और थीटा बराबर हो जाते हैं। और e की वैल्यू 1 होने से आप यहाँ पर भी देखोगे v और u भी बराबर हो जाते हैं।
दैट मीन्स जिस वेलोसिटी से आया था, स्पीड से आया था, उसी स्पीड से जा रहा होता है। तो ये इसका एक वर्जन है, स्पेसिफिक केस है। सो सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोमेंटम कंजर्वेशन कब कर सकते हैं, इसमें अगर आपने सिस्टम केवल m1 रखा तो m1 के लिए फिर आप इम्पल्स इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि जब ये टकरा रहा होगा तो फिर इस पर इधर एक फोर्स लगा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो वो इम्पल्स होगा। और इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। विक्टोरियली लिखेंगे तो जमेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, कोलिजन से रिलेटेड है, फिर अगर टाइम रहता है तो हम लोग रोटेशन के बारे में प्रोसीड करेंगे। लेट्स से कि आपको ऐसा बोलता है कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ये और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये। फर्स्ट को आपने कोई वेलोसिटी दे करके रिलीज किया है। लेट्स से इनकी वैल्यूज दे देते हैं। ये है m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू लेट्स से 6 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है लेट्स कॉल इट u1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड और समथिंग लाइक दैट। कोलाइड करेंगे, हेड ऑन कोलाइड करेंगे, ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। ये इनिशियली रेस्ट पर था। क्वेश्चन है फाइंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ m1 when it has maximum deformation during collision। जनरली इक्वेशंस हम लोग करते हैं ना, वो जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात करता है, आपसे ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर सकता है कि कोलिजन में जब वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे था m1, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी या स्पीड क्या थी, ये अपने को बताना है। नोट कीजिए, 30 सेकेंड्स में आपको देता हूँ, ट्राई कर इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, तो मैं सॉल्व करता हूँ। एक 0 आंसर बताया आपने। ओके, लेट मी एक्सप्लेन कि क्या है। ड्यूरिंग मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो होता क्या, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो कोलिजन का प्रोसेस क्या चल रहा था, अगर इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करूं तो ऐसा है। इनिशियली ये जो सेकंड वाला था वो रेस्ट पर था, फर्स्ट वाला सेकंड के पास जाएगा। अभी कोलिजन स्टार्ट हुआ है तो इसके पास अभी वेलोसिटी होगी, और ये अभी भी रेस्ट पर है। ये वो मोमेंट है जिस मोमेंट पे ये टच किए हैं। सो ये 2 मीटर पर सेकंड से टच करेगा और ये भी रेस्ट पे रहेगा। अगले मोमेंट पर आप पाओगे कि ये जो फर्स्ट है ना, वो सेकंड को पुश करेगा। पुश करने के बाद, करने के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा बनेगा कि ये ऐसा डिफॉर्म हो चुका होगा और दूसरा वाला भी डिफॉर्म हो चुका होगा। कुछ वेलोसिटी इसके पास आई होगी, लेट्स कॉल इट v1, कुछ वेलोसिटी इसके पास चली गई होगी v2। नाउ v1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 से कम हो चुकी होगी, v2 कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेकर के आया होगा। सो वन इज पुशिंग टू फॉरवर्ड एज वेल एज कंप्रेसिंग द मटेरियल, नो मैटर कौन सा मटेरियल हो। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ज्यादा डिफॉर्म हो जाते हैं, जो हमको दिखने लगते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने को दिखता नहीं कि वो डिफॉर्म हो रहा है, बट डेफिनेटली वो डिफॉर्म हो रहा होता है। तो इनिशियली क्या हो रहा होता है, एक प्रोसेस चल रही होती है जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो मिलने के बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और डिफॉर्मेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक स्टेज आती है कि जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा तो दोनों की वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी। जैसे अभी स्प्रिंग वाला केस देखा था, तो इन केस ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यू विल फाइंड बोथ विल हैव द सेम वेलोसिटी। तो ये केस है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का। अभी कोलिजन चल रहा है, इसके बाद क्या होगा कि फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो फिर ये सेपरेट होने लगेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन।
उसके बाद का जो प्रोसेस आने वाला है दैट विल कॉल्ड रिफॉर्मेशन। और रिफॉर्मेशन होते होते फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये अलग, दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए रेडी हो जाएंगे, और फिर इसके पास कुछ अपनी वेलोसिटी आई होगी, लेट्स कॉल v2, इसके पास कोई वेलोसिटी आई होगी v1, v2 बड़ा होगा इसलिए अब ये सेपरेट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, और यहाँ पर डिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर रिफॉर्मेशन हुआ। ये तो आपको आइडिया समझ में आना चाहिए किस तरह से कोलिजन चलता है। अब इसके बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है, नंबर भी वही है, ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पर बताया था स्प्रिंग वाला, ये क्वेश्चन। नंबर भी बाय द वे वही दिया था 462, और जब सेम वेलोसिटी हो जाती है तो यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी हो जाती है। तो क्या हमारा आंसर पता चल गया कि v की वैल्यू कितनी होगी? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, एनी टाइम। तो ये अपने को बता देगा कि दिस शुड बी इक्वल टू लाइक 2 into 4 must be equal to 10 into v, so v must be equal to 0.8 meter per second। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब कभी कंजर्वेशन वर्ड यूज किया जाता है, इसको हम बिफोर कोलिज, बिफोर, आफ्टर, मिड कहीं भी लगा सकते हैं उसको। और ये भी याद रखना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन केस में दोनों पार्ट्स की वेलोसिटी बराबर होने वाली है। गुड। तो इस तरह से लैंग्वेज में कुछ चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं। आपको ये भी पता है कोलिजन जब हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल्स का कराते हैं, इलास्टिक कोलिजन कराते हैं, तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। आपको ये भी याद होगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब E की वैल्यू 1 होती है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनली बराबर होती है। हम लोगों ने ये पॉइंट को हाईलाइट किया था, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनली और इनिशियली बराबर होती है। अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो बोलोगे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो लीस्ट आती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में डिक्रीज करती है, लीस्ट होती है, फिर इंक्रीज करती है, और अगर ये इनिशियली के बराबर होगी तो इलास्टिक कोलिजन हो जाता है, अगर इनिशियली के बराबर नहीं हुई तो फिर वो इनइलास्टिक रहता है। तो स्टेटमेंट आता है कि क्या इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है? आप बोलोगे नहीं। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है? यस। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है? यस। क्या बीच में भी कभी बराबर होती है? नो। किस तरह से चेंज होती है? पहले डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है। सो ये आपका हुआ कोलिजन। इसमें एक और था वेरिएबल मास सिस्टम, उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं क्विकली। वेरिएबल मास सिस्टम, सर वो रॉकेट प्रपोल्जन वाले को थोड़ा इलैबोरेट करना। हाँ, तो जो वेरिएबल मास सिस्टम है उसमें अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो मोस्ट लाइकली वो रॉकेट प्रपोल्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉकेट चल रहा होता है तो उसकी क्या वेलोसिटी आती है। और वैसे भी ये जो मास की वजह से, मास वेरिएशन की वजह से जो फोर्स आता है वो आता है v dm/dt। सो v dm/dt इज द फोर्स ड्यू टू मास चेंज। और इसका यूज करके, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो रॉकेट प्रपोल्शन है। रॉकेट प्रोपल्शन में आप देखोगे कि जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि रॉकेट की जो स्पीड आती है वो आती है u रिलेटिव। इसका डेरिवेशन मैंने कराया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद रख लो। ln कुछ ऐसा रहा होगा m0 डिवाइड बाई m। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूले बेस पूछेगा और आप इसको यूज कर लोगे। टू बी प्रिसाइज, अगर क्लोज टू द अर्थ सरफेस है तो -gt पे लगा देते हैं। और अगर ये वैल्यू आप देखोगे, जनरली ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती है तो ये इग्नोर हो जाती है, बट अगर थ्योरेटिकली लिखा जाए तो ये हो जाता है। अच्छा, इसमें ये टर्म्स क्या क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। आपको बताएगा m0 के बारे में। ये ओरिजिनल मास है, ओरिजिनल मास ऑफ रॉकेट, या आपका सिस्टम जो भी था जिसमें मास ऑफ रॉकेट और फ्यूल सबका मिला करके है। m
फाइनल मास है या फिर इंस्टेंटेनियस मास है? फाइनल मास बोले तो जिस मोमेंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। यू रिलेटिव, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस, ejected gases और burn gases with respect to rocket। तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में उसकी क्या वेलोसिटी है उसके बारे में बताता है, रिलेटिव होता है। और बस ये नंबर आपको देगा, बोलेगा कि हमारे पास इतना हैवी रॉकेट था, कुछ समय बाद उसका मास इतना बचता है या फिर इतना फ्यूल बर्न हो जाता है, जितना फ्यूल बर्न हो गया है वो उतना मास उसका कम हो चुका होगा, तो टोटल में इसको सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी दे देगा और रॉकेट की वेलोसिटी उस टाइम पर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट बताया गया होगा कि m की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग m0 माइनस RT भी लिख सकते हैं, जहाँ पर R का मतलब होता है रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, या फिर ऐसा बोलो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास, बेसिकली dm/dt। तो किस रेट से मास डिक्रीज कर रहा होता है वो आपको बताया जाएगा, टाइम देगा, तो हम बता सकते हैं कि कितना मास अपने पास बचने वाला है। सो इन लीस्ट लाइकली रहता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछना, बट एक दो बार पूछा भी गया है, तो अगर पूछेगा भी तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब देखोगे ये नंबर बहुत बड़ा आएगा तो GT इग्नोरेबल होगा, और अगर उसने G को दिया गया है, T दिया गया है, तो फिर आप प्रॉपर यूज करके आंसर निकालोगे। तो पहले प्रॉपर कोशिश करोगे, और अगर सपोज कर लीजिए केवल यही 3 नंबर दिए, टाइम नहीं बताया, तो फिर आप इसको इग्नोर कर लोगे, और जनरली आप पाओगे कि ये जो नंबर है बड़ा आएगा, तो फिर GT की वैल्यू छोटी रह जाएगी। तो ये रॉकेट प्रपोजिशन हो जाता है। और कोई केस आएगा तो मास दिया जाएगा, उसका dm/dt निकाल करके v से मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। So, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो सेंटर ऑफ मास का हो गया, और एक क्वेश्चन आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, इंपल्स, कोलिजन या वेरिएबल मास सिस्टम में से निकालेगा। इसमें से कोई पार्ट रिवाइज करना और रिपीट करना हो तो आप बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग रोटेशन के बारे में बात करेंगे। सिंस टाइम हो गया है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। रोटेशन में भी हम लोग कल स्टार्ट कर लेंगे। रोटेशन को एक लेक्चर लगेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, और रोटेशन में भी आप पाओगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोर और लेस एक इक्वेशन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला करके आपको 2 क्वेश्चंस रेडी करा सकते हैं। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि ये चैप्टर से इक्वेशन शॉर्ट है, इसका उन चैप्टर्स की आप लिस्ट बनाते जाओ और उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उससे आने वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाओ। ऐसा कर लोगे तो रफली 60 और 70 के आसपास मार्क्स आपके 100 में से फिक्स हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स रहेंगे वो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आंसर देने में हेल्प करेंगे। और किस चैप्टर को कितना ज्यादा टाइम देना है वो इस बात पे होना चाहिए किसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पहले वो कवर करना है, फिर लीस्ट प्रोबेबिलिटी वालों को बाद में कवर करना है। चलेगा। सो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कंसर्न हो या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको तो समझ में आ मैंने गया ग्रुप के इसको ऊपर रिप्लेस कर 5-6 क्वेश्चन डाले, उसमें मेरे को छोटे छोटे ही डाउट है, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ठीक, तो मैं देख लेता हूँ कि आपके डाउट्स हैं। क्या डाउट्स हैं बताएं। सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊपर वाला, हम्म, सर तो उसके अंदर अभी Screen- वहाँ पे मैंने बोलो। सर उसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं करा था, थियोरेटिकली सॉल्व करा था। मतलब दोनों पार्टिकल जब तक साथ में चलेंगे, जब तक स्प्रिंग फोर्स ए वाले ब्लॉक को पीछे नहीं खींचेगा, तो इसलिए वो 100 से जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो आ जाएंगे। लेकिन मतलब अगर उसको कैलकुलेशन से सॉल्व करना रहा तो कैसे करेंगे, मतलब वो नहीं समझा। एक वो मिनट बहुत कॉम्प्लेक्स जा रहा था उसका